हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर गद्य के पाठ भारतीय संस्कृति के बारे में। और ये जो बच्चों पाठ है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। बच्चों इससे पहले हम लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ लिया था। और मैं बच्चों यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो आपकी पाठ है भारतीय संस्कृति, हर वर्ष इससे लगभग 99% चांसेस होते हैं कि इससे एक गद्य पर आधारित जो प्रश्नावली होती है वो आए। बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो बच्चे ये पाठ जो है बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। मैं इसको बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा और जहां से प्रश्न बनते हैं वो चीज़ें भी आपको वहां पे इंडिकेट करता रहूंगा। तो पाठ को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। शांति से अगर आप चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, तो इसके अलावा फिर आपको ये पाठ दोबारा पढ़ने की मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता पड़ेगी। चलिए बच्चों हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्कृति जो कि हमारे पाठ का नाम है, लेखक कौन है? सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो। अब लेखक यहां पर कहते हैं कि कोई विदेशी, कोई ऐसा विदेश में रहने वाला व्यक्ति हो जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, जो भारत के बारे में कुछ न जानता हो, भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, मतलब वो न जानता हो कि बस वो भारत नाम जानता हो, नहीं जानता हो कैसा देश है, क्या चीज़ है, इसके बारे में कुछ नहीं जानता हो, इससे पूरी तरीके से अपरिचित हो। एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं है। मान लीजिए उसको ये भी नहीं पता कि ये भारत देश ही है, उसको मत बताइए। कोई एक ऐसा विदेशी हो जो भारत के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, उसको आप एक अपने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक लेकर जाइए, ठीक है, उसको सफर करवाइए एक कोने से दो कोने, आखिरी कोने तक, तो यह कह निश्चित ही यह कह उठेगा कि यह कोई एक देश नहीं, इसमें लगता है 5, 6, 8, 10, 12 देश बसे हुए हैं, बल्कि कई देश हैं, कई देशों का एक समूह है। मतलब इसमें बहुत सारे देश हैं। ये आप कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट भी बता सकता है इसको, ठीक है, कॉन्टिनेंट भी कह सकता है कि भाई बहुत देशों का समूह है, कॉन्टिनेंट है। तो इतनी विविधताएं हमारे देश में है जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं। और बहुत विशेषता ऐसी बातें हैं जो आंखों के सामने आती हैं, जैसे पहनावा देख लीजिए, बोलना देख लीजिए। आप स्थान बदलते जाएंगे, लोगों का पहनावा बोलिया, कहते हैं ना कदम कदम पे पानी, और कैसे कहावत थी, कदम कदम पे वाणी बदले और कदम कदम पे पानी, ऐसे ही कुछ कहावत थी। तो वस्त्र आप देखेंगे बदल जाते हैं, भाषा आप देखेंगे बदल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग नेत्र से अपने देखते हैं, ये सारी चीज़ें में बदलती हुई दिखाई देती हैं, बिल्कुल भिन्न है, ठीक है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी हैं और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती हैं। देखिए अब ऐसा नहीं कि बस लोगों में ही विभिन्नताएं हैं, लोगों के बोलने, चलने, पहनने में ही विभिन्नताएं हैं, बल्कि प्राकृतिक विभिन्नताएं भी हैं। और इतनी गहरी विभिन्नताएं हैं कि जो एक महाद्वीप में ही देखने को मिलती है। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा, देखिए एक छोर पर उसे हिमालय की पहाड़ियां मिलेंगी और जैसे जैसे वो दक्कन की तरफ बढ़ेगा, जमुना ब्रह्मपुत्रा और से पलावित समतलों को छोड़कर फिर विदंत अंतरावली निगली श्रेणियां के बीच समतल हिस्से रंग बिखरे देखने में आएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने, मतलब नदी, सारी विभिन्नताएं आपको देखने को मिली, समतल, नदी, पहाड़, सारी चीजें आपको भिन्न भिन्न स्थानों पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे देखने को मिलेंगी। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उससे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। वो पश्चिम से पूर्व जाता है तब भी उसे इतनी ये विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। हिमालय की सर्दी के साथ जो साल में कभी मनुष्य को गर्म कपड़े से
और आग से छुटकारा नहीं देती, तो समतल प्रांतों में जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखमय मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती है और न कभी गर्मी होती है देखने को मिलेंगे। अब आप देखेंगे कहीं कहीं ऐसी ठंडी पड़ेगी जिससे लोग आग से और स्वेटर से दूर ही नहीं भाग पाते हैं। कहीं कहीं इतनी गर्मियां पड़ेंगी कि वो लू से परेशान हो जाते हैं, पंखा एसी कूलर के इंतजाम में लगे रहते हैं। और कहीं इतना अच्छा मौसम होता है जहां न सर्दी मिलती है और न ठंडी मिलती है। कितनी विभिन्नताएं हैं सोचिए। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी, देखिए अब असम के पहाड़ियों में जाएंगे तो वर्ष में 300 इंच की वर्षा मिलेगी और जैसलमेर की तपती भूमि भी मिलेगी। अब कहीं एक क्षेत्र में 300 सेंटीमीटर की मतलब आपको मिलेगी बारिश मिलेगी, 300 इंच की वर्षा मिलेगी, तो कहीं तपती भूमि मिलेगी जैसलमेर में, जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है। कहीं 300 इंच वर्षा, कहीं 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहां उत्पन्न न किया जा सके। अब ये ऐसी भूमि है, ऐसा क्षेत्र है, ऐसा देश है जहां पर ऐसा कोई अन्न ही नहीं है जो उत्पन्न न किया जा सके। ऐसा कोई फल नहीं है जो यहां पैदा न किया जा सके। कोई ऐसा खनिज नहीं, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ की भूगर्भ में पाया न जाता हो। कोई ऐसा पदार्थ भी नहीं है जो यहाँ की भूगर्भ में न पाया जाता। अब वो बात अलग है, कहीं अधिक मात्रा में मिलती है, कहीं कम मात्रा में मिलती है, लेकिन मिलेगी जरूर। और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। अब ऐसा कोई जानवर नहीं है या कोई पेड़ नहीं है जो यहाँ की फैली हुई जंगलों में भी न मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आबहावा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले विभिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। इसी तरह मुख्य मुख्य भाषाओं भी कई प्रचलित हैं और बोलियों की तो कई गिनती नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है। हाँ देखिए यही था, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बाणी। मतलब हर कोस पर पानी बदलती जाती है और 4 कोस पर वाणी बदलती जाती है। समझ रहे हैं? यहाँ एक बहुत मशहूर है। मतलब देखिए कितनी विभिन्नताएं हैं, लोगों के पहनावे से लेकर उनके कपड़े बोलने के तरीके से लेकर, फिर मौसम से लेकर, धरातल से लेकर, सारी चीजें विभिन्नताएं ही विभिन्नताएं हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। देखिए अब भिन्न भिन्न धर्म के बसे वाले लोग, जो ऐसा नहीं कि कोई एक धार्मिक देश है, ये भिन्न भिन्न धर्म के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं जो अलग अलग धर्म को मानते हैं। और ये हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर आप देखेंगे तो हर देश के लोग यहाँ पर लगभग लगभग आपको मिल जाएंगे। जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह भिन्न भिन्न धर्मों संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है कि हम बोलियों को गिनने में इतना आसान नहीं कि हम बोलियों को तुरंत गिन ले, उसी प्रकार से यहाँ की बोलियों की गिनती भी आसान नहीं है। धर्मों की, धार्मिक जो संप्रदाय हैं उनकी भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराहट कह उठे कि यह एक देश नहीं है, अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। तो अगर कोई अनजान व्यक्ति ऐसा कह देता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता है, विभिन्नता ही देखने में आएगी। जो ऊपर से देखते हैं, दूर से देखते हैं, जो किसी किताब को कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जो किसी किताब के उसको आवरण से ही जज कर लेते हैं, तो जो व्यक्ति गहराई में नहीं जाएंगे, ऊपर से ही देखकर बताएंगे, तो वो ऐसा कह सकते हैं। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समानता है, एक ऐसी समता है और एक ऐसी एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरो कर एक सुंदर समूह बना देती है।
जैसे रेशम धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और भिन्न भिन्न रंग की सुंदर मड़ियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर सा हार तैयार कर देता है। जिस प्रकार फूल की विभिन्न कले सुंदर सा हार तैयार कर देते हैं, आप सिंपल से मड़िया तैयार कर देती हैं। आप समझिए एक बात को, सिंपल सा वस्त्र एक एक धागे से बनते हैं और एक एक धागे मिलकर किसी कपड़े को तैयार कर देते हैं, विभिन्न प्रकार के सुंदर वस्त्रों को तैयार कर देते हैं, विभिन्न प्रकार के फूल मालाओं को तैयार कर देती हैं, विभिन्न प्रकार की मड़िया हारों को तैयार कर देती हैं। उसी प्रकार जिसकी प्रत्येक मड़ि या फूल दूसरे से न तो अलग है और न ही हो सकते हैं। अब एक कपड़े में जो धागे लगे हुए हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही है और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहित नहीं बल्कि दूसरों की सुंदरता से भी वह स्वयं को सुशोभित होते हैं। वो अपनी ही सुंदरता में लीन नहीं है बल्कि दूसरे की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं और दूसरे की सुंदरता से स्वयं भी सुशोभित होते हैं और इस तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करते हैं। मतलब अपने तो सुंदर हैं, अपनी सुंदरता से दूसरे को भी सुशोभित कर रहे हैं और दूसरे की सुंदरता से अपने भी सुशोभित हो रहे हैं। मतलब दूसरे भी उन्हें कर रहे हैं, वो भी उन्हें कर रहे हैं। इतना प्रेम सहृदय भाव रहता है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है। लेखक कहते हैं कि यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है जो मैं बता रहा हूं, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। बल्कि ये क्या है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है, एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्राप्तों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रखंड और प्रांगण समुदाय के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। ये एक प्रचंड रूप, एक विशाल सैलाब लोगों का रहना सहना, सारी विभिन्नताओं को मिलाकर एक साथ रहना, ये एक प्रचंड रूप है और यही इसको मिलाकर भारत बनता है और इन सभी को हम भारत की संस्कृति कह सकते हैं। समझ रहे हैं क्या, कैसा देश है? सोचिए आप, सोचिए इसको एक बार, सोचिए पहले आप। मतलब क्या हमारे देश जैसा कोई देश है? कोई देश नहीं है। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं, इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फूल पैदा करती रही हैं, पर सब में एक शुद्ध सुंदर स्वस्थ और शीतल जल बहता है जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। देखिए, कह रहे हैं लेखक कि जो नदियां हैं इनके उत्पन्न के स्रोत भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये भिन्न भिन्न स्थान पर बहते भी हैं, लेकिन इनका जो जल है शीतल पावन सुंदर पवित्र सबका एक ही है। सब जब संगम में मिलते हैं तो एक ही हो जाते हैं। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत के तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों के बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए, बाकी मगर है अब तक नाम निराश हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर जमाना हमारा। देखिए बात तो कुछ कहते हैं कि मतलब बात तो कुछ ऐसे है ना कि भाई इनका नाम नहीं मिटा है। इतनी देशमर समस्याएं आने के बाद भी हमारे देश का नाम आज भी अमर है, तो जरूर इस देश में कुछ न कुछ ऐसी बात तो होगी ही होगी। चलिए, ये इकबाल के शब्दों में थे, ध्यान दीजिएगा। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता है, मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसा ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल दी, हमारे मृत प्रयास शरीर को नए प्राण फूंक दिए, मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिए वो अमृत सत्य अहिंसा का, जो केवल इस देश के लिए नहीं आज मानव मंत्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। देखिए यहाँ पे गांधी जी के बारे में लेखक बात कर रहे हैं कि हमने एक ऐसा व्यक्ति को जीते जागते चलते फिरते टहलते हुए देखा है जो हमारे कमजोर अस्थियों में जिन्होंने प्राण डाल दी, सूखी हुई मांसपेशियों में मरे हुए समान शरीर में उन्होंने प्राण फूंक दी, जो अमरता सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, जो आज उस देश के मानवता सभी देशों के लिए एक मानवता के लिए एक प्रतीक है, एक स्रोत है, एक अमूल मंत्र है। हम इस देश के प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही साथ सामूहिक और सामाजिक एकता भी। आज हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति अपना विकास कर सके, साथ ही साथ सामाजिक एकता भी। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है। यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। देखिए, जब व्यक्ति विकास पे आते हैं और किसी एक का विकास दूसरे के विकास में अवरोध पैदा करता है तो द्वेष पैदा होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, संघर्ष पैदा होता है और यह संघर्ष तभी समाप्त हो सकता है जब सभी अहिंसा के मार्ग पर चले। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित है। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांत का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें प्रमुख स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप स्वार्थ है। लेखक कहना है कि जो अहिंसा है ना, उसका दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है, लेकिन हमारी जो सभ्यता है उसने भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है, तेन तकैन भुंजिथ। इसी के द्वारा व्यक्ति के बीच विरोध, व्यक्ति के समाज बीच विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इस तत्व को से ओतप्रोत है। इसीलिए बच्चों, इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वार्थपूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया, भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने, भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित प्रस्तुत होने दिया, भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने भिन्न भिन्न भावों को मिलने दिया, पनपने दिया, भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित प्रस्तुति होने दिया, मिल जाने दिया, भिन्न भिन्न देशों की संस्कृति को अपने मिलाए और अपने उनमें मिलने दिया, जिससे कि विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द स्थापित हो। दूसरों के हाथों के पैरों के घर समाप्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदय को जीता। इसी वजह से प्रभुत्व को, चरित्र चेतना का प्रभुत्व आज भी बहुत अंशों तक कायम है, जब हम स्वयं चेतना को बहुत अंशों तक भूल गए और भूलते जा रहे हैं। देखिए,
यही तक आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक समझिए, लेखक कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने सभी को मिलने दिया, अपने सभी को संस्कृति को अपनाया, सभी को मिलने दिया और भिन्न भिन्न भाषाओं को पनपने दिया। हम भी चाहते तो अन्य देशों की तरह इसको बस हिंदू राष्ट्र स्थापित कर सकते थे, या एक ही धर्म, एक ही राष्ट्र, एक ही प्रकार के लोग रहने चाहते तो बस एक ही प्रकार के लोग रखते, एक ही धर्म के लोग रखते। लेकिन हमने भिन्न भिन्न लोगों को आने दिया, भिन्न भिन्न भाषाओं को पनपने दिया, भिन्न भिन्न चीज़ों को मिलने दिया, भिन्न भिन्न देश के लोगों को आकर रहने दिया। लेकिन क्या हो रहा है कि हम अपनी ही चेतना को भूलते जा रहे हैं। जो चेतना हमारी प्रारंभ में थे उसे हम भूलते जा रहे हैं। तो लेखक यहाँ पर हमें उसी चेतना को याद दिलाने चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम उस चेतना को भूलें ना। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।